इसकी भी क्या किस्मत है। कहीं तो हाथ इसे छूने के लिए तरस जाता है और कहीं ये जूते में पड़ा रुलता रहता है। बस 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 हमने जो करना चाहा था हो गया। याद है तुम्हें, एक बार तुमने नंदू से कहा था कि कोरे कागज पर लगा हुआ अंगूठा फांसी के फंदे के बराबर होता है। लो, आज हम तुम्हें तुम्हारे फांसी के फंदे के दर्शन करवा दें। इस कोरे कागज पर आज तुमने अपना सब कुछ हमारे नाम लिख दिया है। तुम्हारी जमीन जायदाद पर अब हमारा हक होगा। अब हम तुमसे जो कुछ करवाना चाहेंगे तुम्हें करना होगा। आज के बाद तुम साहूकारी के पिंजरे के वो पंछी हो जो फड़फड़ा तो सकता है लेकिन कभी उड़ नहीं सकता। जाइए मुखिया जी और रेलगाड़ी की तरह हमारी पटड़ी पर उतर आइए। बेटे खाना खा लो। नहीं बाबूजी। बेटे इस तरह खाना नहीं छोड़ते और फिर इतनी बड़ी बात नहीं है कि तू। बाबूजी मैंने कहा ना, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ। किसका बोझ उठाया था आपने बाबूजी? आप ये सब मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? क्या मैं इस घर का कोई नहीं लगता? बेटे अगर तू इस घर का कोई नहीं लगता तो फिर ये घर भी किसी का नहीं। तो फिर आप बताते क्यों नहीं मुझे कि आपने किसकी मजदूरी की? देखिए बाबूजी, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। ये बात मुझसे शुरू हुई थी, लगता है मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी। जब मैं कह चुका हूं कि मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर तू कौन होता है इस घर के मामले में दखल देने वाला? ठीक है, तो मैं इस घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बता दूं सूरज भैया को कि ये घर जमीन के 12 फुट ऊपर ही नहीं बल्कि 24 फुट अंदर भी धंसा हुआ है। होश में आओ कर में। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? 15 साल से यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, 15 साल से। देख कर में देख, कहीं मुझे यकीन ना दिला देना कि मैं एक ही बेटे का बाप हूं। इसे बोलने दीजिए बाबूजी, इसका भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है। कर में बोल, तुझे कोई नहीं रोकेगा। 15 साल पहले तुम्हारी पढ़ाई के लिए ठाकुर साहब के पास जाकर 10,000 रुपए के लिए अपना हाथ कटवाया था बाबूजी ने। क्या ये बात झूठ है? पूछ इनसे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ ये झूठ बोल रहा है। ये सच कह रहा है बाबूजी, मैं जानता हूं ये सच कह रहा है। क्योंकि जब भी मैंने आपसे पूछने की कोशिश की कि मेरी पढ़ाई की फीस कहां से आती है, आपने हमेशा मेरी बात को टाल दिया, हमेशा मेरी बात को टाल दिया। आज पता चला कि मेरी पढ़ाई की खातिर आपने ठाकुर साहब की मजदूरी की।
उनका बोझ उठाया। ये कमर मेरी किताबों के भार से टूटी है बाबूजी। मैंने आपकी कमर तोड़ी है बाबूजी, मेरी पढ़ाई ने आपकी कमर तोड़ी है। जिस दिन तू पैदा हुआ था बदनसीबी ने उसी दिन मेरे घर में पांव रखा था, और उसका पहला सबूत मुझे तब मिला जब तेरी माँ तुझे पैदा करते ही चल बसी थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी वफादार बीवी मुझे तेरे रूप में इतना बड़ा धोखा देगी। मतलब मैं अपनी माँ का कातिल हूं? मैंने मार डाला उसे? अरे वो बच्चा जब पैदा होते वक्त ये नहीं जानता कि वो किस घर में पैदा हो रहा है, वो ये नहीं जानता कि उसकी माँ का नाम क्या है। वो अपनी माँ का कातिल होता है ना बाबूजी? अगर ये हकीकत है बाबूजी, तो फिर मुझे या आप ही को क्यों? मैं ये हकीकत सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं। सुनो गांव वालों, सुनो। मेरा बाप मुझसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि मैं अपनी माँ का कातिल हूं। इसने मुझे इसलिए लिखाया पढ़ाया नहीं क्योंकि मुझे पैदा करने के बाद मेरी माँ मर गई। अरे वो बच्चा जिसे पैदा करते वक्त माँ मर जाती है, वो बच्चा अपनी माँ का कातिल होता है गांव वालों। कुत्ते, कमीने अपने बाप की बदनामी करता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल अंदर। बाप और बाप को बदनाम करता है। घर में शर्म नहीं आती? बाप पे हाथ उठाता है। चल निकल यहां से बाबूजी। कौन? सूरज? भाई अखबारों में आकर तो तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। कहो, यहां कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मेरे बाबूजी ने जो ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगाकर आपसे कर्जा लिया था, उस अंगूठे वाले पेपर पर आप रकम लिख दीजिए। मैं आपके पाई पाई चुका देना चाहता हूं। देखो सूरज, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इस कोरे कागज की अहमियत अच्छी तरह जानते हो। हर आदमी का काम करने का अपना अपना ढंग होता है, अंदाज होता है। इस वक्त जो तुम मुझे कह रहे हो वो मैं कभी नहीं कर सकता। जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा ठाकुर साहब। नौकरी मिलते ही मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे रकम भी तो मालूम होनी चाहिए। ओ गोपी। हाँ जी। हरदयाल का पढ़ा लिखा लाडला शायद हमारे गांव के स्कूल में अध्यापक की नौकरी मांग रहा है। स्कूल की कमेटी से मेरी तरफ से इसकी सिफारिश कर देना। बैठे रहिए ठाकुर साहब, मैं यहां आपसे नौकरी की भीख मांगने नहीं आया हूं। सीधी तरह से मेरे बाबूजी के अंगूठे वाले पेपर पर रकम लिख दीजिए, वरना टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुझे भी आता है। अच्छा, फिर तो हम वो टेढ़ी उंगली जरूर देखना चाहेंगे। 15 साल से जिस बेईमानी से अनाज मंडी में भोले भाले किसानों का अनाज उड़ाते रहे हैं, उसे भी तो अपनी आंखों से देख लीजिए। यह है सरकारी 5 किलो का वजन, और ये आपके 6 किलो का वजन जिस पर आपने 5 किलो की मोहर लगाई। बरखुरदार, हम चवन्नी को हथौड़ा मार के अठन्नी बना देते हैं, और वही अठन्नी बाजार में 1 रुपए के भाव बिकती है। जानते हो क्यों? क्योंकि हथौड़ा मारने वाले हम हैं। अगर मेरा कानूनी हथौड़ा आपकी उस चौवन्नी पे पड़ जाए तो आपकी चौवन्नी आपको थाली जितनी बड़ी नजर आएगी। अगर मैं आपकी इस बेईमानी को शहर के अखबारों में छपवा दूं तो, और अगर मैं उस अखबार के दफ्तर में आग लगवा दूं तो इसका मतलब है आप कानून का हर दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम तुम्हारी सांसें भी बंद कर सकते हैं। ऐसा हरगिज मत करना ठाकुर साहब। मैं यहां आपको 2 बातें बताने आया हूं। पहली बात तो यह है कि अगर आपने ऐसा किया तो
और दूसरी बात ये कि दूसरी गोली आपके दिमाग को चीरती हुई सामने की दीवार पर जाकर टकराएगी। कह रहा हूं, किसी को कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं यहां ठाकुर साहब से झगड़ा करने नहीं आया हूं। मैंने जो कहना था कह दिया, फैसला आप पर। पढ़े लिखे भिखारी हो इसलिए नाटकीय ढंग से भीख मांग रहे हो। गोपी, जी साहब। हरदयाल के अंगूठे वाले कागज पर 1.5 लाख की रकम लिखकर उसके बेटे को दिखा दो। जी साहब। ये लीजिए पेपर। ठीक है ठाकुर साहब, नौकरी मिलती ही आपकी कर्जा अदायगी शुरू हो जाएगी और आज के बाद मेरे बाबूजी आपकी हवेली में कभी काम करने नहीं आएंगे। गोपी जी साहब। अब समझ में आया कि किसान के बेटे को सिर्फ हल चलाना ही आना चाहिए और कुछ नहीं। शेरू। जी सरकार। सूरज शहर में नौकरी ढूंढने जाएगा। मुझे तो डर है कि किसी जीप या गाड़ी के नीचे ना आ जाए।